71st बीपीएससी के कंफर्म सीट्स के लिए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आ चुका है एंड आज के डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवॉइजर, सीवी रमन या नन ऑफ द अबव। ओके, तो हमें याद रखना होगा कि जो फादर ऑफ केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो ये दिया है आपका लेवॉइजर ने, ठीक है। और ये क्यों इन्होंने दिया? क्योंकि इनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो कंट्रीब्यूशन रहा है डिस्कवरी इन्होंने किया था कि कैसे ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, ऑक्सीजन्स रोल इन कंबशन, ठीक है। तो इसके कारण इनको बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट इन्होंने ही ऑक्सीजन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसा बोला था। एंड इसके कारण इनका साथ ही साथ इन्होंने केमिकल नॉमेनक्लेचर जो हम लोग पढ़ते हैं उसको भी फ्रेम करने में हेल्प की थी। इसलिए ये अगर देखा जाए कि मॉडर्न केमिस्ट्री के कौन फादर हैं, तो हमारे फ्रेंच नोबेलमैन या केमिस्ट जो हैं लेवॉइजर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो क्या हो जाएगा? ये 70th बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये प्रैक्टिस सेशन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीवाईक्यूज से भी उठाएं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? तो इसका रहेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कहना है ना कि सारे मैटर जो भी हैं सारे एटम से बने हुए हैं, ठीक है। और एटम जो है वो इनडिविजिबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और सारा आपका जो एटम्स होगा सेम एलिमेंट का वो सेम साइज़ का होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे वो डिफ़र करेंगे, ओके। एटम्स को बड़ा क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। और कंपाउंड कब बनता है? जब आपके 2 और मोर टाइप के एटम साथ में मिलते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली रीअरेंजमेंट है एटम्स का, कुछ बर्बाद नहीं होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम वगैरह लॉस्ट वॉस्ट नहीं होते हैं, दे जस्ट डिफरेंटली रीऑर्गेनाइज, ओके। तो डाल्टन का थ्योरी आपका ये भी बताता है, ये भी बताता है, ये भी बताता है, रेडियो एक्टिविटी नहीं बताता है वो, ठीक है। तो हमारा 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में बेसिकली आपका ये आपका क्या होता है? तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ओके। ये आपका हमें पता होना चाहिए, सिंपल है। चलिए, और न्यूक्लियस के बारे में किन्होंने आपका ये दिया था आइडिया, किन साइंटिस्ट ने आइडिया दिया था, ये आप क्या मुझे बता सकते हैं? तो ये बेसिकली दिया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि उनका एक गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत फेमस है, और उसी के बेसिस पे उन्होंने बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ना वो आपका न्यूक्लियॉन कहलाता है और वो आपका न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ, कौन होगा फिर न्यूक्लियस के बारे में? न्यूक्लियस को किसने फाउंड किया? रदरफोर्ड ने। और साथ ही साथ रदरफोर्ड कहाँ पे और आते हैं आपके? तो वो आते हैं प्रोटॉन में भी। तो जैसे देखिए, पहली बार तो गोल्डस्टीन ने फाउंड किया था, लेकिन दूसरी बार उसी को आपका 1919 में 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को भी फाउंड किया था, मतलब अच्छे नेम किया था बेसिकली उसको, ठीक है। डिस्कवर गोल्डस्टीन ने किया था, नेम फिर रदरफोर्ड ने किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम? गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, नील्स बोर या जे थॉमसन। तो क्या 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 हो जाएगा आपका? तो ये बेसिकली जे थॉमसन हो जाएगा। जे थॉमसन से पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल प्रपोज किया था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है। उनका कहना था ना कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो ऐसा, मतलब पूरा एटम जो है एक कह सकते हो एक तरबूज जैसा है, ठीक है। जैसे प्रोटॉन जो होता है यूनिफॉर्मली पूरा बिछा रहता है, एम्बेडेड होता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उसकी सीड्स के जैसा होता है। वाटरमेलन सीड्स आपने देखा है ना, ऐसे बिखरा रहता है एक स्फीयर के राउंड। तो ये आपका प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए इस बार कि प्लम पुडिंग मॉडल वाज गिवन बाय, तो आपको क्या आंसर लगेगा? जे थॉमसन, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड।
क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है या न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। एंड वी नो कि न्यूक्लियस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, और क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप ऐसे कर दीजिए 5 और स्लैश या ब्रैकेट कुछ भी दे के आप बोलिए यस या नो, एटम हैज़ मास और सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैज़ मास और नॉट। ओके, सो या नेग्लिजिबल मास है या बहुत ज़्यादा है या प्रोटॉन से ज़्यादा है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस प्लीज़ एक्सप्रेस इट सो दैट वी कैन नो कि आप फॉलो कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस आर, क्या है, सेम चीज़ है, क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका आंसर आप दीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड हैव नेग्लिजिबल मास, इनकरेक्ट बोल रहा है सबसे पहली बात तो। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ atom of an element, isotopes are useful as nuclear fuel in medical field in carbon dating etc. या none of the above, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा, देखिए सबसे पहले कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और जैसे ये गलत हुआ हमें तो यही देखना है, क्योंकि जहाँ तक इलेक्ट्रॉन की बात होती है, तो अभी देखिए अभी जस्ट मैंने बोला कि कमेंट में आपको बताना है 5th नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे आंसर आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेग्लिजिबल मास होता है। ठीक है, तो चलें, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, करेक्ट पूछ रहा है इसमें, यहाँ पे इनकरेक्ट था 7 नंबर में, लेकिन यहाँ पे करेक्ट है 8 नंबर में। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, क्या ये सही है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑल आर इनसाइड द न्यूक्लियस, तो क्या हो जाएगा आपका, तो बेसिकली न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका चारों तरफ घूम रहा होता है ना, तो क्या हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटम, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन, तो एटम का पार्ट कौन सा नहीं है, फोटोन नहीं है। ए सिंगल टाइप ऑफ एन एटम इज फाउंड इन कंपाउंड्स ऑफ मिनरल्स, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, नेटिव एलिमेंट्स या नन ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा नेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे ही आपका कंपाउंड आ गया, मिक्सचर आ गया, तो मल्टीपल टाइप ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एटम्स आ जाता है। तो एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने आपके प्लम पुडिंग मॉडल दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल दिया है हमारा, और रदरफोर्ड ने हमारा न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके पहले गोल्डस्टीन ने किया ज़रूर था, बट उसको बाद में इन्होंने और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, उस चीज़ को नेम किया बेसिकली। तो कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट chronological order starting from the earliest to the last activity, discovery of pi मेसन, discovery of neutron, discovery of electron या discovery of proton, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लें, तो पाई मेसन का डिस्कवरी कब हुआ, 1947 में, न्यूट्रॉन का, और ये किसने किया था, पाई मेसन को किया था पॉवेल ने। ठीक है, अगर इनका पूरा नाम देखें तो सेसिल पॉवेल ने। अगर न्यूट्रॉन को बोला जाए तो ये 1932 में जेम्स चैडविक। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप लोग अगर बाय चांस आप लोग लिख ना पा रहे हों, तो आप अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और बाद में जब उसको आप चाहें तो उससे नोट्स बना सकते हैं, चाहे आप मोबाइल में भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे पूरा लीनियंसी है, नो हार्ड फास्ट रूल, बट इट्स एडवाइजेबल कि आप लोग लिख लें कहीं पे। ओके, चलिए इलेक्ट्रॉन को किसने फाउंड किया था, तो 1897 में जे थॉमसन ने। ओके, एंड प्रोटॉन को किसने फाइंड किया, 1886 में गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो चलिए हो गया, तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा आपका आंसर, सबसे पहले से हमें ऐसे जाना है, अर्लीस्ट टू लास्ट एक्टिविटी जाना है, तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड हेंस आंसर इज बी। ठीक है, एंड इन एन एटम न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड या न्यूटन, किसके द्वारा, तो चैडविक के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन या इलेक्ट्रॉन। आई जस्ट after every क्वेश्चन ना
मैं 1 से 2 सेकंड का पॉज लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार खुद से उसको जब देख रहे हैं लगातार भी, तो आप लोग सॉल्व कर लें। और अगर नहीं भी आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप लोग बस 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स का आगे बढ़ा सकते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नॉट बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमें पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, तो ये ड्यूटेट्रॉन तो नहीं होगा। चलें, अब हो गया हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फोटोन इलेक्ट्रॉन, या न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो इसका क्या जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का क्या रहेगा? तो बेसिकली देखिए, पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना हमारा, ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, वैसे ही पॉजिट्रॉन के पास क्या होता है? तो पॉजिट्रॉन के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और वो सेम मास होता है एज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और सेम मास है एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। जीरो मास पॉजिट्रॉन के पास होता है क्या? फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल स्पिन, इंटीग्रल स्पिन। किसका क्या होगा? तो जीरो मास किसके पास होता है आपका? तो जीरो मास हो गया आपका न्यूट्रिनो के पास। ठीक है, देखिए अब मैं थोड़ा सा इसको सारे को बता देती हूँ। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन बेसिकली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आप समझ लीजिए। ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इसके पास सेम मास होता है और स्पिन जो होता है इसका, स्पिन जो हो गया ये हाफ होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ तक न्यूट्रिनो का बात है, तो वो कैसे बनता है? जब आपका न्यूट्रिनो का जो बात होता है, जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे, तो उनका जो डीके होता है, तो उससे न्यूट्रिनो रिलीज होता है। ठीक है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, मतलब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज तो होता नहीं है, और इनफैक्ट बहुत लो, वेरी लो आपका मास होता है। ठीक है, और इनफैक्ट इसको जीरो भी समझ सकते हैं, ऑलमोस्ट इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब क्वार्क्स जो होता है, क्वार्क क्या हो गया? क्वार्क क्या करता है ना कि वो बेसिकली एक स्टेबल फॉर्म ऑफ ये है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, जो कि कंपोनेंट होता है एटॉमिक न्यूक्लियाई का। ठीक है, इसके पास जो चार्ज होता है ये कुछ भी हो सकता है, आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 2/3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या फिर -1/3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ तक फोनोन का बात है, ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये आपका यूपीएससी का है, ये बहुत डीप में है। सो आई डोंट थिंक कि आपको ये स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, बट जस्ट फॉर एन आइडिया आई सेड कि पॉजिट्रॉन क्योंकि पूछा गया है आपका यूपीपीसीएस में, तो यू शुड नो। चलिए, ठीक है, तो जीरो मास किसका हो जाएगा? न्यूट्रिनो का हो जाएगा। जहाँ तक फ्रैक्शनल चार्ज की बात हो रही है, तो फ्रैक्शनल चार्ज आपका हो जाएगा क्वार्क का। एंड आपका ये अगर फ्रैक्शनल स्पिन की बात हो जाए, फ्रैक्शनल स्पिन होता है फोनोन का। तो मैं फोनोन का तो मैंने बताया नहीं, फोनोन बेसिकली एक आपका डिस्क्रीट यूनिट है, क्वांटम है मैकेनिकल एनर्जी का। जब आपका मैकेनिकल एनर्जी जब आपका रिलीज होता है, तो उसका एक यूनिट को ले लिया जाए तो उसको हम लोग फोनोन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक फोटोन होता है ना आपका लाइट एनर्जी का, वैसे ही फोनोन होता है, और उसका स्पिन भी फोटोन जैसा ही होता है फोनोन का, तो ऐसा ही है। ठीक है, मतलब फोनोन का क्या इंटीग्रल स्पिन था एज फोटोन, तो इंटीग्रल स्पिन किसका हो जाएगा? फोनोन का हो जाएगा। फ्रैक्शनल स्पिन किसका हो जाएगा? पॉजिट्रॉन का हो जाएगा। जीरो मास तो हमें पता है कि न्यूट्रिनो का होता है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव डीके में रिलीज होता है। एंड आपका उसके साथ ही आपका फ्रैक्शनल स्पिन, ये फ्रैक्शनल चार्ज किसका हो जाएगा? तो क्वार्क का हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा डीप में था, यू कैन अवॉइड दिस क्वेश्चन। विच वन इज़ अ फंडामेंटल, मैंने एक्चुअली आज के संपूर्ण क्रांति के सीरीज़ में मैंने केमिस्ट्री से सारी पीवाईक्यूज़ को कवर किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस सिर्फ टेस्टेज ना करें, आप लोग प्रैक्टिस पीवाईक्यू करें, ताकि वहाँ पे जाके यू नो कि आप किसी भी आप पीसीएस को दो, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, जो कि अक्टूबर में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इनफैक्ट वही मैंने सेम टू सेम ही क्वेश्चंस दिए हैं, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो एग्जाम हॉल में जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एंड मेसॉन, या क्वार्क? तो क्या हो जाएगा? फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है आपका? तो क्वार्क इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। क्यों?
क्योंकि यहाँ देखिए पार्टिकल फिजिक्स में क्या होता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल किसको कहते हैं, उस सब एटॉमिक पार्टिकल को जिसका कोई सब स्ट्रक्चर ना हो, मतलब कि उसको और तोड़ा ना जा सके, ठीक है। तो पार्टिकल्स अभी सोचा जा रहा था पहले कि सिर्फ एटम होता है, फिर पता चला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, लेकिन अभी समझ में पता चला है कि हमारे पास फंडामेंटल फेमियॉन्स होता है, जैसे कि क्वार्क्स हो गया, लेप्टॉन्स हो गया, एंटी क्वार्क्स हो गया, एंटी लेप्टॉन्स हो गया, ठीक है। ये आपका यूपी के एआरओ वाला में आया था, इसलिए मैंने ये बताया है, तो आपका क्वार्क हो गया। हिग्स बोसोन आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स या गॉड पार्टिकल्स। तो क्या हो जाएगा, ये गॉड पार्टिकल। तो बेसिकली हिग्स बोसोन क्या होता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है ये, जो कि हिग्स फील्ड से एसोसिएटेड होता है, एक ऐसा फील्ड जिसमें हमारा जिसके अंदर आपका मास दिया जाता है, किसको, जिसके अंदर मतलब मास इलेक्ट्रॉन्स का और क्वार्क्स का भी मास होता है, ठीक है। तो इसको अक्सर बोला गया है गॉड पार्टिकल, क्योंकि इसको अगर समझ लिया गया ना तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग समझ पाएंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स को हम लोग समझ पाएंगे, एंड दैट्स वाई आपका ये याद रखना है कि हिग्स बोसोन आर ऑल्सो नोन एज गॉड पार्टिकल्स। तो देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है सर, हर बार किसी ये बीपीएससी में भी आया है, यूपीपीसीएस में भी आया है, इनफैक्ट यूपीएससी में भी आया है। तो मच डिस्कस्ड गॉड पार्टिकल इज आपको हिग्स बोसोन, सही बात है, गॉड पार्टिकल इज सेम क्वेश्चन, ठीक है। The effort to detect the existence of Higgs boson particle have become frequent news. What are the importance of discovering this particle? It will help us to understand why elementary particles have mass. It will enable us to develop teleportation technology. It will enable us to create better fuel for nuclear fission. तो क्या हो जाएगा, देखिए बेसिकली हिग्स बोसोन एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जहाँ पे मास आपका एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास भी मास हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास मास हो जाते हैं। तो अगर हम लोग हिग्स बोसोन को समझ लेंगे ना तो हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि क्यों एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास मास हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कोई आप ये नहीं समझ सकते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट को के थ्रू ही समझना पड़ता है। खैर दिस इज़ ऑल्सो ए यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ ओनली 1 हो जाएगा, बिकॉज इट हैज़ नॉट मच टू डू विथ न्यूक्लियर फ्यूजन और टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि आप हिग्स बोसोन को समझ लोगे तो आप टेलीपोर्ट कर जाओगे एक जगह से दूसरी जगह, टाइम ट्रैवल वगैरह कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। विच पार्टिकल इज़ फ्री ऑफ चार्ज, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो क्या हो जाएगा, ये बीपीएससी का है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, सही बात है। ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ये आपका मास देता है, तो जी हाँ ये आपके इसके कारण मास होता है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ जीरो चार्ज, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रिनो, सही बात है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, बेसिकली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ही पॉजिट्रॉन आप कह सकते हो, अगर समझना कॉमन सेंस में समझना हो और आपको ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है तो, ठीक है। तो न्यूट्रिनो बेसिकली एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि बहुत ही सिमिलर होता है इलेक्ट्रॉन के जैसा, लेकिन उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज वगैरह नहीं होता है, इनफैक्ट वो मास भी बहुत कम होता है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख दूँ कि सब एटॉमिक है, ठीक है, मतलब एटम से एटम का डिवीजन करने के बाद हमें ये मिला है, साथ ही में इसका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, स्मॉल मास, और इनफैक्ट ये आपका कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल्स इन यूनिवर्स, ठीक है। और इसको पता लगाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, so it is not very easily detectable, okay. The alpha particle carries two positive charges. Its mass is very nearly equal to that of two protons, nucleus of an atom of helium, sum of masses of 2 positron and 2 neutron and 2 positron. तो क्या हो जाएगा इसका, तो अल्फा पार्टिकल क्या है एक्चुअली, तो अल्फा पार्टिकल एक फास्ट मूविंग पार्टिकल है जिसमें क्या होता है ना, इसका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। समझ लीजिए कि अल्फा पार्टिकल इस मतलब आपका हीलियम न्यूक्लियस के जैसा है, ठीक है, जिसका जो मास होगा वो इक्वल होगा हीलियम के एटॉमिक के मास एक न्यूक्लियस के इतना, ठीक है। साथ ही साथ वो आपका चार्ज कैरी करता है, अल्फा पार्टिकल इज लाइक +2, ठीक है। तो और बहुत स्ट्रांगली इंट्रैक्ट करता है, जैसे हमने अभी देखा कि न्यूट्रॉन इंट्रैक्ट नहीं कर रहा था, वैसे ही ये आपका इंट्रैक्ट बहुत करता है। तो इसका इक्वल क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम +2 चार्ज होता है, चार्ज इसका देखें।
एंड इंटरेक्ट एक्सटेंसिवली। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ निगेटिव चार्ज? एक्स रेज, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका बीटा पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि देखिए अल्फा पार्टिकल्स में तो हमने अभी जस्ट देखा कि +2 होता है, +2 चार्ज होता है आपका, और आपका साथ ही साथ हम लोग अल्फा पार्टिकल का तो जान चुके हैं। बीटा पार्टिकल का क्या होता है ना, वो हाईली एनर्जेटिक होता है। ठीक है, और वो इनर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस से निकलता है। इसमें क्या है, इसमें निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, साथ ही साथ नेग्लिजिबल मास होता है। ठीक है। गामा रेज जो अगर कहा जाए तो गामा को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं गामा से, जिसमें क्या होता है, इसमें फोटोन्स होते हैं। एंड ये फोटोन जो होते हैं ना, वो स्पीड ऑफ लाइट के ये में आपके स्पीड पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सब काम करते हैं। और इसके पास तो आपको समझ में आ रहा है कि रे के पास कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो तो ऐसे ही चला गया। और गामा रेडिएशन इतना फास्ट काम कर सकता है जो कि अल्फ़ा और बीटा को कहीं दूर फेंक देगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी तो बीटा रेस हो जाएगा। चलें, बीटा बीटा पार्टिकल्स हो जाएंगे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? कैथोड रे, बीटा रे, अल्फा रे, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा अल्फा रे। सही बात है, क्योंकि अल्फा रे जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कि एक आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलीज होता है। साथ ही साथ ये आपका इसका अगर आप मास वगैरह देखें तो न्यूक्लियस के, हीलियम के न्यूक्लियस के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। एंड साथ ही आपका चार्ज क्या होता है, +2 होता है। ठीक है, सिंपल। अगर आप देखें कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम के पास क्या होता है, ठीक है, ओनली 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो क्या हो जाता है इसका, देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब 2 में आपका 2 प्रोटॉन हो गया, और प्रोटॉन और आपका उतना ही आपका न्यूट्रॉन भी इसमें होता है, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक मास इसका 4 हो जाता है। ठीक है, तो आपका हो गया आंसर सी। चले, इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स इज गवर्न बाय ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल, हेंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, हुन्स रूल, या पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो क्या हो गया, तो इसका बेसिकली आंसर है ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल। अगर ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल को थोड़ा सा समझाऊं मैं, तो ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल किस लिए काम करता था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। ठीक है, जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसी के हिसाब से आपके ऑर्बिटल्स को फिल किया जाएगा। सही बात है। अब इसमें कहना है ना, इनका एक हाइपोथेटिकल पूरा प्रोसेस था कि एक एटम जो होता है ना, वो बिल्ड होता है प्रोग्रेसिवली एडिंग इलेक्ट्रॉन से, मतलब पहले 2 8 8 ऐसे करके आपको ऐड होते जाता है मल्टीपल लेयर्स में। ठीक है, तो एज दे आर एडेड वो अपना मोस्ट स्टेबल कंडीशन को अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए आपको अगर रिलीज करके वो स्टेबल फॉर्म में आ सकते हैं तो वो वही नोबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, या फिर अगर वो गेन करके कर सकते हैं तो वो वैसा करेंगे। ठीक है, इसलिए प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट आ गया, चार्जेस का कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, रिगार्डिंग द एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स टू ओरिएंटेशन, शेप, साइज या स्पिन। क्या हो जाएगा, तो एटम का, अगर आप किसी भी केमिकल एलिमेंट का एटम को अगर समझे ना, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या मतलब होता है कि थर्ड सेट ऑफ क्वांटम नंबर, मतलब कि यूनिक क्वांटम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका ओरिएंटेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका ये डीप में आ जाएगा, क्योंकि ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। यूपीएससी पीवाईक्यू कब का है, 2003 का है। ठीक है, तो इसमें ना आपका एटॉमिक फिजिक्स में आपको क्वांटम नंबर पढ़ना होता है। ठीक है, और उसमें आपका यूनिक क्वांटम स्टेट बताया जाता है इलेक्ट्रॉन का और उसका ओरिएंटेशन का। साथ ही साथ इससे हम लोग को ये पता चलता है ना कि एनर्जी लेवल कितना है एक सबशेल के बीच में, और वो नंबर बताता है कि आपका एंगुलर मोमेंटम उस एटम का, उस सब एटॉमिक पार्टिकल का कितना होगा।
ठीक है। तो सिंपल में अगर आप समझें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर हमें पता चल गया है तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसका ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है, वो कितना एनर्जी को रिलीज कर सकता है या गेन कर सकता है टू अटेन द मोस्ट स्टेबल ओरिएंटेशन, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। इट्स मास नंबर इज 22, 2, 38 या 20। क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स इसमें है 18, न्यूट्रॉन्स कितना है, न्यूट्रॉन्स है 20, ठीक है। अब जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन्स होता है, तो 18 हो गया। और न्यूक्लियस का क्या होता है, दोनों को ऐड कर देने पे ये हो जाता है 38। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 38। ओके, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द एटम ऑफ विच कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं मुझे कमेंट में? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दें कि 31 का क्या होगा। जो भी होगा आप लोग बस इतना लिख दें, मुझे समझ में आ जाएगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग इसको फॉलो अप कर पा रहे हैं। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट मेकिंग एनी क्वेश्चंस आउट ऑफ द ब्लू। आई एम ट्राइंग कि आप लोग PYQ मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। आधे घंटे का वीडियो आता है मानो 40 मिनट्स का, 1.5 पे देख लें आप लोग का 30 मिनट्स में कवर हो जाएगा। यू डोंट नीड टू वॉच इन द सेम स्पीड दैट आई स्पीक स्लो बिकॉज आई हैव टू स्पीक इन दैट वे, क्योंकि सबका ग्रास्पिंग लेवल अलग होता है, ठीक है। एंड सबको सुनना भी पसंद, कुछ लोग 2-3 बार सुनते हैं, कुछ लोग एक बार सुनते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग सारे वीडियोज़ देखें, बट यू कैन इंक्रीज द स्पीड अप टू 2x। मेरी आवाज़ से ज़्यादा स्लो है तो दैट विल बी फाइन विथ मेनी ऑफ यू। ओके, सो विद दैट लेट्स गो अहेड। 31 का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज the sum of the numbers of neutrons and protons, the total mass of neutrons and protons, always more than the atomic weight, always less than its atomic number, none of the above या more than one of the above। तो मास नंबर क्या हो जाएगा आपका? सिंपल है, मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो सम होता है वही होता है, ठीक है। और इसी से आपका ये वाला भी बन जाएगा क्वेश्चन। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड इज, तो क्या होगा इसका? Pu 242 बता रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है आपका 242। और इसका एक पार्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, ये आपका Pu 242 और यहाँ पे क्या है इसका एटॉमिक नंबर 94, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये आपका मास नंबर है और ये आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब 94 सॉरी। अब आप क्या कर सकते हैं कि मास नंबर से अगर आपको पता चल जाए तो न्यूट्रॉन्स का पता चल जाएगा, क्योंकि जितना आपका एटॉमिक नंबर है वही आपका प्रोटॉन हो जाएगा। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा आपका 94 और मास नंबर कितना है आपका 242, और इस दोनों को माइनस करेंगे हम लोग तो हमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा आपका 148। ओके, तो दैट्स हाउ वी गेट द न्यूट्रॉन्स। हमें तीनों में से कुछ दो पता है तो हमें ईजिली तीसरा निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन्स भी पता है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूट्रली चार्ज एलिमेंट है तो फिर दोनों इक्वल होंगे तो उससे भी पता चल जाएगा, ठीक है। द एटम इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट आर नोन एज आइसोबार, आइसोमर, आइसोटोन या आइसोटोप। अगर प्रोटॉन सेम है मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। अब एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो आपको और मास अगर डिफरेंट है, क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो मास डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास। तो ऐसे को क्या बोलेंगे आप? इसको आप सिंपल क्या बोलते हैं, आइसोटोप, ठीक है। 35 में आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या? देखिए इसी क्वेश्चन से डिराइव्ड है, सो आप लोग प्लीज़ 35 का भी आंसर दे दीजिए मुझे। आइसोटोप्स आर दोज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव एटॉमिक मास, तो उसका एटॉमिक नंबर मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास इज सेम, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक मास इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दोनों सेम होते हैं, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसमें आपका, क्योंकि आइसोटोप बेसिकली न्यूट्रॉन्स के आपका अलग रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं, उसके कारण आइसोटोप बन जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो उसके कारण हमारा एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ये भी रिपीटेड है तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। इन आइसोयूट्रॉनिक ग्रुप विच वन इज करेक्ट,
ठीक है। 6C12 7 and 13 8O16, 6C12 7 and 14 8O15, 6C14 7 and 14 8O16, 6C14 7 and 15 8O16। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओके तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आइसोयूट्रॉनिक ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है जब न्यूट्रॉन सेम होता है, न्यूट्रॉन सेम, प्रोटॉन डिफरेंट, मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट, उसी को आप आइसोयूट्रॉनिक ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या हमने देखा कि हमें मास सेम रखना है, सॉरी न्यूट्रॉन सेम रखना है, प्रोटॉन को डिफरेंट रखना है। ठीक है, अब क्योंकि 6 7 8 है तो प्रोटॉन तो डिफरेंट हो रहा है हमें, लेकिन इसमें मास का कहना है कि मास किस में सेम होगा, मतलब न्यूट्रॉन किस में सेम होगा, सॉरी तो किस में होगा, हम लोग ऐसे देख लेते हैं। 6C आपका कौन सा देख लें, 12 देखें, 7 and 13 देखें, 8O16 देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बताएं कि क्या होगा। इसमें 12 - 6 6 हो जाएगा, 13 - 7 6 हो जाएगा, एंड 16 - 8 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन तो सेम नहीं हुआ, आंसर ए गलत हो गया। अगर आप बी को देखो तो 6C12 7 and 14 8O15। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसको बेसिकली यहाँ पे मास होता है, यहाँ पे ये होता है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन होता है, इसको माइनस करो तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ये 7 हो गया, ये आपका 7 हो गया, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब आप इसका बताएं, इसका 8 हो गया, इसका 7 हो गया, इसका 8 हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर हम लोग डी पे आते हैं, क्योंकि डी ही बच रहा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6C14 7 and 15 8O16 क्या हो जाएगा इसका, ए दोनों में माइनस करें तो 8 आ जाएगा, इसमें माइनस करें 8 आ जाएगा, इसमें माइनस करें 8 आ जाएगा। क्या आंसर रहेगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर, गाइगर काउंटर, सिस्मोमीटर या एमीटर। तो किसके द्वारा की जाती है, तो आपका गाइगर काउंटर। तो बेसिकली ये एक ऐसा गाइगर मुलर काउंटर भी इसको कहते हैं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जो कि रेडिएशंस को मेज़र कर पाता है। ठीक है, जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज जो भी आपका जनरेट होता है ना, वो उसको आपको मेज़र कर पाता है। इसके कारण हमारा इसको हम लोग गाइगर काउंटर। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि इसी बार 70th BPSC में आपको इसके अराउंड क्वेश्चन आया था, तो आपको लगेगा कि ये तो डायरेक्ट तो पूछा नहीं था रेडियो एक्टिविटी। तो अगर आपको ये पता होता कि रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर बाय किसके द्वारा किया गया था, हेनरी बेक्वेरेल, ठीक है, इन 1896, तो आपको पता होता कि थॉमसन मॉडल इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और उससे हमारा एक क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन बच जाता। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी को मेज़र किसके द्वारा की जाती है, गाइगर काउंटर के द्वारा, और किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा। तो इसके साथ आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म करते हैं। दो इट वाज 39 क्वेश्चन ओनली एंड मेनी क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू एज कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, बट देयर वर मेनी कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत डीप में चला गया, एंड दैट्स वाई आई वांट टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। इसमें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी PYQs थे, चाहे वो UPSC हो, UPSC हो, UPPCS हो, एंड अदर एग्ज़ाम्स जो भी हो इन एग्ज़ाम मतलब कमीशंस के द्वारा, उसको सबको कवर करने का कोशिश किया गया है। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही लाऊं, ताकि यू डोंट फील कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैं ऑफ बोर्ड जा रही हूँ। तो प्लीज़ लेट अस नो हाउ व्हाट यू फील अबाउट दिस सेगमेंट। थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं, 71st BPSC आ रहा है और भी बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, BPSC में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड BPSC।